चलो साहब, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जा रहा होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। क्योंकि जून 24 बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी सिंसियरिटी हम में है उससे कहीं ज़्यादा सिंसियरिटी आप में होगी। करेक्ट ना? तो सही मान रहा हूँ? होगी, बिल्कुल होगी। चलें, बहुत बढ़िया। अगर बिल्कुल होगी तो बहुत अच्छी बात है। साहब, हम पढ़ रहे थे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें अभी तक हमने यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1 खत्म कर ली है। नाउ वी आर ऑन यूनिट नंबर 3 विच इज द लास्ट यूनिट ऑफ दिस एक्ट। तो ये एक्ट हमारा आने वाले 2 दिन में हो जाएगा खत्म। सो आइए साहब शुरुआत करते हैं, और यूनिट का नाम है साहब रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मेक श्योर कि देखो आपको घर पर रिवीजन कम ही करना पड़े, और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये माना जाए कि आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रखें 100% से कहीं ज़्यादा। आप जितना ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूट करोगे, पार्टिसिपेट करोगे, उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको इसी चीज़ की मेहनत घर पर करनी पड़ेगी कम। आई होप आप मेरे को या मेरी बात को समझ रहे हैं। चलेगा? आइए साहब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। साहब, क्योंकि एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म कंपलसरी तो नहीं है, ऑप्शनल है। मैंडेटरी तो रजिस्ट्रेशन एज सच नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन अगर करना हो तो व्हाट विल बी दी प्रोसीजर। एंड उसके साथ हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इफ देयर इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इफ देयर इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर मस्ट बी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। जब भी एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, इसमें एक्चुअली होता क्या है, पार्टनरशिप जो रिलेशन है वो तो चेंज होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, नई डीड बनाएंगे, पार्टनरशिप डीड। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। यहां पर हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म की, जब मतलब बिजनेस कम्स टू एन एंड, हम उसकी बात करने वाले हैं। चलेगा साहब? आइए साहब एक बार अपन फ्लो चार्ट पर नजर मार देते हैं कि साहब इस पूरी यूनिट में हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहला होगा साहब मोड ऑफ इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन। साहब रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, वो हम पढ़ने वाले हैं। साहब सेकंड में हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। साहब अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो व्हाट विल बी दी कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट विल बी दी इंपैक्ट, इफेक्ट क्या होने वाले हैं। एंड थर्ड और आखिरी पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ दी फर्म। फर्म का डिसोल्यूशन कैसे होगा। सो जनरली आप देखें सेक्शन 40 से 43 तक की बात की जाए तो डिसोल्यूशन तो होगा फर्म का, लेकिन इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होगा। बट सर डिसोल्यूशन 44 के अंदर जो होगा वो कैसे होगा, कोर्ट के द्वारा। तो मतलब डिसोल्यूशन दो तरीके से किया जा सकता है साहब, कोर्ट भी करवा सकती है डिसोल्यूशन, और आप सेल्फ विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट भी कर सकते हैं। सो 40 से लेकर 44 तक की जो कहानी है उसमें सारी जो सिचुएशन रहेंगी वो रहेंगी आपकी डिसोल्यूशन की। जैसे अगर विदाउट इंटरवेंशन की बात करें, जिसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर रहा है, इसमें भी 4 चीजें हैं। सेक्शन 40 बात किसकी करेगा, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। 41 किसकी बात करेगा, डिसोल्यूशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जिसको आप कंपलसरी डिसोल्यूशन भी बोल सकते हैं। मतलब साहब आपने डिसॉल्व करने का सोचा नहीं है, बट सिचुएशन ऐसी आ गई, सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए कि अब आपको कंपलसरी फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल मैं अभी तक जो काम करता था, जो एक्टिविटीज करता था, नाउ लॉ ने बेटा उनको इलीगल बोल दिया है, या अब वो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल मैं ड्रग बनाता था, कोई मेडिसिन, उसमें यूज होने वाला जो कोई केमिकल है अब वो क्या हो गया है, इलीगल हो गया है, तो बाय डिफॉल्ट बैन हो गया है। तो बाय डिफॉल्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी रिक्वायरमेंट हो जाएगी कि मुझे फर्म को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये लिखा है आपका सेक्शन 41 के अंदर। 42 बात करेगा डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटेंजेंसीज। कुछ ऐसी कंटेंजेंसीज हो जाए, कुछ ऐसे इवेंट हो जाए जिसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये होगा सेक्शन 42 में। एंड 43 बात करेगा डिसोल्यूशन बाय नोटिस। आप नोटिस देकर भी डिसॉल्व कर सकते हो। नोटिस कौन देगा, किसको देगा, कब देगा, ये सारी बातें हम इन डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 43 के अंदर। आई होप ये आपको क्लियरिटी है, माइंड में बिल्कुल सेट है कि इस पूरी यूनिट में होने क्या वाला है। क्या साहब इजाजत है? चलिए साहब शुरुआत करते हैं सेक्शन 58 जो बात करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म की।
तो क्या करना सर, मॉड्यूल आपके पास है, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन समझेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। क्या लिखा साहब 58 का 1 क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म मे बी इफेक्टेड एट एनी टाइम। अच्छा सोच कर देखो, स्टडी आइलैंड क्लासेस इज द पार्टनरशिप फर्म जो इनकॉर्पोरेट हुई, कब से हमने चालू किया, 2016 से। साहब क्या ये जरूरी है कि मैं रजिस्ट्रेशन उसी दिन करूं जिस दिन मैंने फर्म स्टार्ट करी? आंसर इज नो। ऑप्शनल होने का यही तो फायदा है कि साहब मैंने 2016 में बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन मुझे उस समय नहीं लगा, जरूरत महसूस नहीं हुई, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। बट वी आर स्टैंडिंग ऑन 23, अब मुझे लगता है कि यार मुझे रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, तो मैं भी रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं। अरे पार्टनरशिप की जगह अगर एलएलपी होता तो सिचुएशन अलग होती। आपको रजिस्ट्रेशन उसमें कंपलसरी था, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रजिस्ट्रेशन मालिक आपको लेना पड़ेगा। आई होप आप इस बात का मतलब समझ रहे होंगे। इफेक्टेड एट एनी टाइम, जब आपकी इच्छा, जब आपकी श्रद्धा, जब आपकी भक्ति, तब क्या करो साहब, रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे लोगे रजिस्ट्रेशन? भाई सेंड करना है आपको बाय पोस्ट और डिलीवरिंग टू दी रजिस्ट्रार। कंपनीज के केस में चलता है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, बट दिस इज द पार्टनरशिप फर्म, यहां पर चलता है आरओएफ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जिसको इन शॉर्ट हम रजिस्ट्रार बोलते हैं। तो साहब मैं रजिस्ट्रेशन किसी भी टाइम ले सकता हूं, बात नंबर 1 क्लियर हो गई। साहब कैसे लेंगे? जो भी प्रिस्क्राइब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे वो मैं सेंड करूंगा, किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। कैसे? बाय पोस्ट और बाय डायरेक्ट डिलीवरी, मैं उसके ऑफिस जाके भी तो दे सकता हूं। अरे करेक्ट ना बात? सो सेंडिंग बाय पोस्ट और डिलीवरिंग टू द रजिस्ट्रार ऑफ एरिया। कौन सा रजिस्ट्रार? जिस एरिया में आपका फर्म का जो ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो सिचुएटेड है, उस एरिया के रजिस्ट्रार को। अरे चलेगा क्या? क्योंकि हर एरिया का रजिस्ट्रार डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सो एरिया इन विच एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म इज सिचुएटेड और प्रपोज टू बी सिचुएटेड। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो जिसमें आप एरिया में रजिस्टर्ड ऑफिस बनाओगे उसमें, और बाद में ले रहे हो तो जिसमें ऑलरेडी आपका ऑफिस है उस एरिया में। अ स्टेटमेंट क्या सबमिट करना है? अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। भाई लॉ ने एक फॉर्म प्रिस्क्राइब कर रखा होगा, उस फॉर्म में आपको स्टेटमेंट को सबमिट करना है। एंड अकंपनीड बाय प्रिस्क्राइब फीस। फीस तो साहब लगेगी रजिस्ट्रेशन की, तो वो प्रिस्क्राइब फीस भी आपको देनी है। अब उस स्टेटमेंट में क्या क्या बताओगे? तो वापस आ जाते हैं साहब, क्या करना है? साहब मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं एनी टाइम। कैसे करूंगा? बाय सेंडिंग बाय पोस्ट और डिलीवरिंग टू दी रजिस्ट्रार। क्या? स्टेटमेंट विद इन प्रिस्क्राइब फॉर्म विद प्रिस्क्राइब फीस, स्टेटिंग। वो बात की बात है, वो स्टेटमेंट क्या बताएगा वो बात की बात है। लेकिन यहां तक की बात आपको बिल्कुल मगज में बैठ जानी चाहिए। आपको समझते समय साहब कोशिश, कशिश, प्रयास, प्रयत्न सब करना है, और अगर आप सब करोगे तो एक ना एक में आपका काम हो ही जाएगा। किसी का कोशिश में हो जाएगा, किसी का कशिश में हो जाएगा, किसी का प्रयास में हो जाएगा, किसी का प्रयत्न में हो जाएगा। तो सब करो साहब, और ऐसा करके जाओ कि ये चीज यहीं हो जाए। घर पर वापस रिवाइज करना पड़े या वापस उतनी मेहनत करनी पड़े तो यहां आने का आपका कोई मतलब फिर बनता नहीं है। चलेगा साहब? क्या करना है साहब? रजिस्ट्रेशन एनी टाइम। कैसे? बाय सेंडिंग पोस्ट और डिलीवरिंग टू दी रजिस्ट्रार। कौन सा रजिस्ट्रार? आपके एरिया का, जिसमें आपका या तो प्लेस ऑफ बिजनेस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, या तो प्रपोज टू बी है। क्या दोगे साहब? स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म विद प्रिस्क्राइब फीस। चलेगा? अब उस स्टेटमेंट में क्या क्या बताओगे साहब? उस स्टेटमेंट में आप बताओगे फर्म का नेम। सबसे पहले तो नाम बताओ, तो नाम बता देते हैं स्टडी आइलैंड क्लासेस। क्या बताओ साहब? द प्रिंसिपल, सॉरी द प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, LIG स्क्वायर इंदौर। चलेगा? फिर क्या बताना है साहब? द नेम ऑफ एनी अदर प्लेसेस वेयर द बिजनेस कैरीज ऑन। हाँ ब्रांचेस वगैरह हैं तो उसका भी आप प्लेस बता दो। ठीक है साहब, बता देते हैं, निपानिया है, विजयनगर है, अन्नपूर्णा है, भंवरकुआ है, सब बता देते हैं। ठीक है साहब? तो अगला, द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन। अच्छा, अगर अपने केस में क्या है कि जो पार्टनरशिप चालू हुई था वो एक ही डेट पर सारे लोग थे, लेकिन कभी आगे जाकर आपने किसी को और भी एडमिट किया हो, जिस डेट पर जो जो पार्टनर एडमिट हुए उस डेट पर, उस डेट को भी आपको मेंशन करना है। डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन दी फर्म। ठीक है? द नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ दी पार्टनर। अच्छा, क्योंकि पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई साहब जो पार्टनरशिप है वही
अल्टीमेटली रिप्रेजेंटेड बाय दी पार्टनर्स। तो पार्टनर्स की हमें क्या चाहिए, फुल डिटेल चाहिए, फुल नेम चाहिए, उनका परमानेंट एड्रेस चाहिए, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। कब से चल रही है साहब ये फर्म, तो हम लिखेंगे 2016 से चला रहे साहब, हमने वो ड्यूरेशन भी मेंशन करनी है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको इस स्टेटमेंट में बतानी पड़ेगी। अच्छा, ये स्टेटमेंट का सर ऑथराइजेशन भी चाहिए, साइन कोई तो करेगा, जब तो इसकी वैलिडिटी मानी जाए तो साइन भी करना है। तो स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय, अच्छा यहां पर मेजोरिटी मेजोरिटी लिखा है कि ऑल दी पार्टनर्स लिखा है, तो साइन करना है साहब सबके द्वारा, ऑल दी पार्टनर्स और बाय देयर। तो देखो कितनी बड़ी बात है कि साहब जो हम रजिस्ट्रेशन के लिए जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि पार्टनर ही साइन करें, पार्टनर के बिहाफ पर उनके एजेंट भी साइन कर सकते हैं, अगर उन एजेंट को हमने स्पेसिफिकली इसी काम के लिए ऑथोराइज किया हो। बोलो बात समझ में आई? पक्का पक्का। अब आगे क्या होगा, ईच पर्सन साइनिंग द स्टेटमेंट शेल ऑल्सो वेरीफाई इट इन द मैनर प्रिस्क्राइब। जिस मैनर में उन्होंने बोला होगा साइन करने का और ऑथोराइज करने का, उस मैनर में आपको साइन करना है और ऑथोराइज करना है। फर्म नेम, नाम भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फर्म का नेम रखोगे तो साहब नाम रखते समय कुछ बातें आपको याद रखनी है। कौन सी बातें साहब, ये जो नीचे वर्ड दिए गए हैं नाम में ये वर्ड नहीं हो सकते हैं। द फर्म नेम शेल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये जो नीचे नाम लिखे हुए हैं ना साहब, आप अपने फर्म के नाम में ये सारे वर्ड यूज नहीं कर सकते हो, जैसे क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, एम्पीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल। ये अंग्रेजों के जमाने में शब्द बड़े यूज किए जाते थे। आप ऐसा कोई भी शब्द यूज ना करो जिसको पढ़कर बाहर वालों को ये लगे कि ये नाम रखने का मतलब ही ये है कि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, या तो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर रखा है, या तो गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर रखा है, लाइक नेशनल, हिंदुस्तान, इंडिया। ऐसे शब्द को जब मैं देखूंगा मुझे लगे अच्छा ये तो यार इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है इसमें तो कुछ, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन कर रखा। ऐसा आप कोई भी नाम नहीं रख सकते हो। अगर आपको ऐसे शब्द यूज करना है, रखना है, तो साहब पहले क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो परमिशन दे देते हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही लिखा हुआ है नीचे, यही लिखा हुआ है, एक्सेप्ट व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट signifies its consent to use of such word as part of the firm name. Say for example I want to use the word हिंदुस्तान, तो भाई साहब ऐसे तो मैं कर नहीं सकता हूं, मैंने क्या करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। उन्होंने परमिशन दे दी तो फिर तो मैं यूज कर ही सकता हूं, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या क्या सीखा साहब, रजिस्ट्रेशन एट एनी टाइम बाय सेंडिंग पोस्ट और डिलीवरिंग टू दी रजिस्ट्रार ऑफ एरिया ऑफ दी रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रपोज्ड रजिस्टर्ड ऑफिस। प्रिस्क्राइब मैनर, प्रिस्क्राइब फीस। क्या क्या बताओगे साहब, नेम, साहब फर्म का नाम बता दो, बिजनेस का प्लेस बता दो, कोई अदर प्लेस है वो बता दो, पार्टनर्स की फुल डिटेल दे दो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दो, और कुछ ड्यूरेशन बता दो। बाकी चीजें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेटमेंट साइन बाय ऑल दी पार्टनर्स और एजेंट ऑथोराइज्ड, और लास्ट में नाम में ये सारे शब्द नहीं होने चाहिए। बोलो साहब अभी तक कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, डाउट, कोई टेंशन? अब समझिएगा साहब, जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करूंगा तो साइन बाय होना चाहिए। तो से फॉर एग्जांपल देयर आर 5 पार्टनर्स, उसमें से एक मान नहीं रहा, वन पार्टनर इज नॉट एग्री टू साइन द स्टेटमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन, तो क्या कर सकते हैं? बाकी के 4 पार्टनर क्या उस एक पार्टनर को कंपील कर सकते हैं, क्या फोर्स कर सकते हैं? हां या ना, हां या ना? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए साहब। साहब उन्होंने बोला साइन बाय ऑल दी पार्टनर्स, साइन करने का मतलब होता है यस आई एम एग्री, लेकिन एक पार्टनर एग्री नहीं है, उसको लगता है नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए। तो क्या जो रेस्ट ऑफ दी पार्टनर हैं वो उस एक पार्टनर को कंपील कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं साहब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? आंसर इज नो। यही यहां पर लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल, वन पार्टनर कैन नॉट कंपील, कंपील का मतलब होता है फोर्स करना।
अनदर पार्टनर टू ज्वाइन इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। आप एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को फोर्स या कंपील नहीं कर सकता है। बोलो साहब, बोलो पक्का। अब आप ऐसा इमेजिन करो कि साहब आपने स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब फीस के साथ किसको जमा कर दिया? रजिस्ट्रार को। आप अपनी ड्यूटी से हो गए हो फ्री। अब कौन काम करना चालू करेगा? रजिस्ट्रार। वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेगा। यही लिखा है साहब, व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट अबव मेंशन्ड प्रोविजन हैज बीन कंप्लाइड विद। जब रजिस्ट्रार को ऐसा लगेगा कि जो भी प्रोविजन था वो आपने फुल्ली तरीके से, प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है, कंप्लाई किया है, तो क्या करेगा वो? He shall record an entry of this statement। साहब वो क्या करेगा? वो रिकॉर्ड कर लेगा आपके फर्म का नाम। रिकॉर्ड एंट्री ऑफ दिस स्टेटमेंट इन दी रजिस्ट्रार। एक रजिस्टर होता है बेटा, कंपनी के केस में भी कंपनी का रजिस्टर होता है, फर्म के केस में भी एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर में वो आपका नाम की क्या कर देगा? एंट्री कर देगा। जैसे ही एंट्री हुई, रजिस्टर्ड हो गए आप, जिसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ फर्म्स, एंड शेल फाइल दी स्टेटमेंट। उस रजिस्टर में आपका नाम भी लिख देगा, आपका स्टेटमेंट भी फाइल कर देगा। बोलो चलेगा? साहब आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, आगे जाकर भविष्य में कोई चेंजेस आए, चेंजेस आपके नाम में आ गए, आपके काम में आ गए, आपके पार्टनर में आ गए, आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस में आ जाए, कहीं भी चेंज होगा, हर चेंज को आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। मतलब एवरी चेंज शुड बी रजिस्टर्ड विद दी रजिस्ट्रार। कल को मैंने नाम चेंज कर दिया, बताओ उनको। कल को मेरा पार्टनर चेंज हो गया, बताओ उनको। कल को मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो गया, बताओ उनको। हर चीज आपको फिर रजिस्ट्रार को बतानी पड़ेगी। देखें क्या लिखा है, सब्सीक्वेंट अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब चेंज इन द नेम, प्लेस, कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा ऑफ द फर्म दैट मे अकर ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यूएंस शुड ऑल्सो बी, उसको भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये था आपका सेक्शन 58। बोलो भाई साहब, इट इज ऑल अबाउट सेक्शन 58। बोलो, कोई परेशानी, समस्या, डाउट? साहब सेक्शन 58 ये बोलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। मतलब एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन वो होता है सेक्शन 58 के अंदर। 59 में आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। क्या बोल रहा साहब 69? रजिस्ट्रेशन when the registrar is satisfied that the provision of section 58 have been duly complied with, he shall record an entry of a statement in the register called the register of firm and shall file the statement। ऊपर की बात कोई कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन ये स्पेसिफिक कहां पर लिखी है? सेक्शन 59 में लिखी है। द फर्म व्हेन रजिस्टर्ड, जब फर्म रजिस्टर्ड हो जाए, shall use the ब्रैकेट एंड वर्ड क्या? रजिस्टर्ड इमीडिएटली आफ्टर इट्स नेम। सो स्टडी आइलैंड क्लासेस, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा होगा रजिस्टर्ड। भाई साहब आप लिखोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा थर्ड पार्टी को कि रजिस्टर्ड है या नहीं है? तो हम लास्ट में, नाम के लास्ट में ब्रैकेट में लिखेंगे रजिस्टर्ड। मतलब जिसके में रजिस्टर्ड लिखा है बाय डिफॉल्ट हम मान लेंगे वो रजिस्टर्ड है, जिसके में नहीं लिखा है तो बाहर वाले को पता तो रहना चाहिए कि फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं है। गेटिंग दी कॉन्सेप्ट? ये ऐसा करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ऑप्शनल है। कंपलसरी होता तो फिर तो ये कुछ लिखने की जरूरत है सच होती ही नहीं। बोलो साहब, सेक्शन 58, 59 दोनों हो गए हैं साहब समाप्त। अगर आपको कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या, डाउट आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। जी नहीं, एलएलपी के केस में एलएलपी लिखना पड़ता है। लिखा नहीं, एक्रोनिम लिख सकते हो एलएलपी, पूरा भी लिख सकते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। स्टडी आइलैंड क्लासेस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बेटा आएगा ही नहीं, कहां लिखूंगा? तो स्टडी आइलैंड क्लासेस एलएलपी, लेकिन बड़ा लिखना आप लिख सकते हो, आपकी श्रद्धा भक्ति है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल। बोलो साहब चलेगा? सेक्शन 59A का क्या लिखा है साहब? अगर आप लेट हो जाते हो रजिस्ट्रेशन के पेमेंट वगैरह में तो कुछ तो आपको पेनल्टी वगैरह देनी पड़ेगी। पेनल्टी बहुत थोड़ी सी है, 100 रुपया पर ईयर। पता है इतनी फीस क्यों है? क्योंकि रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी ना। तो वो बोल रहे हैं कि एक काम करो, साल के हमें 100 रुपया दे दो। हाँ तो दे देंगे, कोई बात नहीं, बस यही लिखा है, बाकी कुछ भी नहीं है। 100 रुपीज पर ईयर। कहां पर लिखा है साहब? ये लिखा है, मिल गया? आइए साहब, यहां पर ये दोनों सेक्शन हो गए समाप्त। अब आ जाते हैं
ये साहब आपके सामने आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आप इसको कर ले मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सेक्शन 69 क्या बात कर रहा है साहब? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड ना हो साहब तो क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं दो लाइनें बोलता हूं जो अपने आप में थोड़ी सी दिक्कत वाली हैं, मैं एक तो ये बोलता हूं कि साहब फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, फिर आप बोल रहे हो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो ये तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई साहब। या तो यही बोल दो कि रजिस्ट्रेशन करा लो, ऐसे कोई डरवाओ कि पढ़ना तो जरूरी नहीं है लेकिन देख लेना पास वगैरह हो तो नहीं हो, तो इससे अच्छा ये बोल दो कि पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसे आप, ये तो डबल मीनिंग वाली बातें हो गई हैं। अरे समझ रहे बात को? वैसे यहां पे कुछ दिक्कत आ रही है, ऐसा क्यों है आप समझिएगा साहब। इंग्लिश लॉ को अगर आप पढ़ते हो ना तो इंग्लिश लॉ ने सर कंपलसरी कर रखा है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। अगर इंग्लिश लॉ को आप फॉलो करोगे तो आप ये देखोगे कि वहां पर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म बेटा कंपलसरी है, वहां पर ऑप्शन नहीं दिया उन्होंने। जबकि इंडियन लॉ ये बोलता है कि साहब फर्म का रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अच्छा आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, बहुत बढ़िया बात है, नहीं कराते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साहब हमें डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना रजिस्टर्ड में और अनरजिस्टर्ड में। भाई कुछ तो एक्स्ट्रा प्रिविलेज देने पड़ेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन है, तो हमने वो एक्स्ट्रा प्रिविलेज के लिए ही एक सेक्शन बनाया जिसका नाम हुआ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। आपको साहब कुछ प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ये कहानी कुछ इस तरीके की है। चलेगा, आओ साहब एक बार बांच लेते हैं। अंडर द इंग्लिश लॉ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज compulsory, therefore there is a penalty for non registration of firm, but Indian Partnership Act does not make the registration of firm compulsory nor does it impose any penalty। अच्छा क्या नॉन रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पेनल्टी है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि हमारे वो कंपलसरी है ही नहीं। हाउएवर अंडर सेक्शन 69 नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप गिव राइज टू अ नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो थोड़ा सा डिसेबिलिटीज होंगी जो आपको फेस करनी पड़ेंगी। वही डिसेबिलिटीज कहां पर लिखी हैं? सेक्शन नंबर 69 ने। सेक्शन भी याद रखोगे तो बढ़िया है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट आएगा, राइट डाउन दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। तो अब जब डायरेक्ट आएगा तो ऐसा लिखना है हमने। चलेगा साहब, आइए देख लेते हैं कौन कौन सी डिसेबिलिटीज होंगे, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सबसे पहला, नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय अ फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट। आज जब भी झगड़ा होता है हमारा किसी के साथ और झगड़ा सेटल ना हो पाए तो हम एक ही बात बोलते हैं, सी यू इन दी कोर्ट। ये फर्म ना बोल पाएगी क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड ना होने का मतलब यह हुआ साहब कि इन दी आईज ऑफ लॉ उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इन दी आईज ऑफ लॉ उसकी कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है। तो जब लॉ उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, लॉ उसको जानता ही नहीं है, तो साहब वो फिर किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस कैसे फाइल कर सकती है? तो साहब पहली डिसेबिलिटी, पहली प्रॉब्लम ये आएगी नॉन रजिस्ट्रेशन की कि एक पार्टनर कभी भी किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। साहब फर्म किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल, ये पहली डिसेबिलिटी है। कल को कोई झगड़ा हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, थर्ड पार्टी आपका पेमेंट नहीं कर रही, तो एज अ फर्म आप उसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते हो, एज अ पार्टनर आप उसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते हो। ये पहली दिक्कत है, यही लिखा है साहब पहले के अंदर, नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर को पार्टनर अगेंस्ट थर्ड पार्टी। क्या लिखा है? द फर्म और एनी अदर पर्सन ऑन इट्स बिहाफ कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फर्म, पार्टनर और थर्ड पार्टी, सो उस ब्रीच के लिए कभी भी पार्टनर या फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कभी भी केस फाइल नहीं कर सकती है। ये पहली डिसेबिलिटी है, ये पहला कॉन्सिक्वेंस है भाई साहब नॉन रजिस्ट्रेशन का। बोलो साहब चलेगा? चलेगा। तो यहां आप क्या लिखोगे? पार्टनर थर्ड पार्टी, फर्म थर्ड पार्टी, और दोनों को पकड़ के क्या लिखोगे? नो, हाँ कैन नॉट सूट लिख सकते हो, नो सूट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ये ओनली फॉर रिवीजन पर्पस कि जब भी आप पहला पॉइंट पढ़ो तो आपको बिल्कुल क्लिक हो जाना चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। बोलो साहब चलेगा? पहली बात समझ में आई।
दूसरा क्या लिखा है, नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ। अच्छा, कल को कभी ऐसा हो जाए, दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी कि कल को साहब किसी केस में अगर थर्ड पार्टी से मुझे कुछ मिलना है, कोई पेमेंट मिलना है, तो क्लेम नहीं मिलेगा आपको, सेट ऑफ नहीं होगा, ये दूसरी प्रॉब्लम है। से फॉर एग्जांपल मुझे किसी थर्ड पार्टी से 10,000 रुपए लेना निकल रहे हैं, क्या मैं क्लेम कर सकता हूं, क्या मैं सेट ऑफ करवा सकता हूं? तो क्लेम और सेट ऑफ की फैसिलिटी भी आपको नहीं मिलेगी साहब। लेकिन अगर क्लेम और सेट ऑफ 100 रुपया तक का है तो मिल जाएगा। हाँ, लॉ मेकर बोलते हैं 100 रुपया तक का दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मत कराओ रजिस्ट्रेशन। तो आप सोच कर देखो, हम बोलेंगे हमारे इनसे 90 रुपए लेना निकल रहे हैं और इस बात को कोर्ट तक ले जाएंगे हम, 90 रुपए लेने के चक्कर में 10,000 हमने खर्च कर दिए। थोड़ा सा दिक्कत वाला है, बट ठीक है, जो लिखा है बेटा मैंने तो पढ़ाना है। देखो क्या लिखा है, इफ एन एक्शन इज ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म बाय द थर्ड पार्टी देन नाइदर द फर्म नॉर द पार्टनर कैन क्लेम एनी सेट ऑफ। ना तो पार्टनर ना ही फर्म बेटा सेट ऑफ वगैरह के लिए क्लेम नहीं कर सकती है। इफ सूट टू बी वैल्यूड मोर देन 100 रुपया, 100 रुपए से ज्यादा के लिए आप क्लेम और सेट ऑफ नहीं कर सकते, 100 रुपए से कम के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 100 रुपए से कम के लिए कर लेना, ठीक है। ये है साहब पहला। अच्छा, पहला क्या था, नो सूट इन सिविल कोड बाय फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी। सेकंड क्या लिखा है, नो रिलीफ टू दी पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम। थर्ड क्या लिखा साहब, तीसरा कॉन्सिक्वेंस साहब, अगर पार्टनर का पार्टनर से झगड़ा हो जाए तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को नहीं बोल पाएगा, सी यू इन दी, वो नहीं बोल पाएगा। मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट भी केस फाइल, ये भी एक अगेन, क्योंकि साहब इन द आईज ऑफ लॉ आपकी कोई आइडेंटिटी ही, तुम बोलोगे साहब मैं पार्टनर हूं, पार्टनर, कोर्ट बोलेगा कौन से पार्टनर, मैं बोलूंगा उस फर्म का, बोले मैं उनको भी नहीं जानता हूं, तो जब उनको ही नहीं जानता हूं तो उसके पार्टनर को तो बाय डिफॉल्ट नहीं जानता हूं मैं। अरे गेटिंग द कॉन्सेप्ट ना, करेक्ट ना बात। आओ साहब, एग्री पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर और फर्म। मतलब साहब इसमें लिखोगे पार्टनर पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता, पार्टनर फर्म के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकता है। अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म is precluded from bringing legal action against the firm or any other person alleged to be or have been a partner in the firm। कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता, पार्टनर फर्म के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकता है। बट सच पर्सन में सू, एक एक्सेप्शन आएगा साहब इसका। एक्सेप्शन कब आएगा, एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। अगर फर्म आपका शेयर नहीं दे रही, हाँ फिर तो कर सकते हो ना, वो तो ऊपर भी पढ़ा था हमने यूनिट नंबर 2 में भी, फिर तो करना पड़ेगा ना साहब कि फर्म डिसॉल्व हो गई, ये हमारा प्रॉपर्टी में शेयर ही नहीं दे रहे या प्रॉफिट दे ही नहीं रहे, फिर तो आप बिल्कुल केस फाइल कर सकते हो, भले आप अनरजिस्टर्ड ही क्यों ना। बोलो बात समझ में आई? वही लिखा है, बट सच पर्सन में सू फॉर dissolution of the firm or for account and realization of his share in the firm's property where firm says। साहब आप केस फाइल कर सकते हो कब, अगर आपको फर्म ही डिसॉल्व करवानी हो। अरे आप फर्म का डिसॉल्यूशन चाहते हो कि साहब इस फर्म को बंद करा दो, तो उस केस के लिए आप केस फाइल कर सकते हो। अगर कल को फर्म डिसॉल्व हो रही, आपका शेयर नहीं दे रहे, उसके लिए कर सकते हो। आपकी असेट्स जो शेयर बनता है असेट्स में वो नहीं दे रहे, उसके लिए आप केस फाइल कर सकते हो, भले रजिस्ट्रेशन हो या ना हो। तो इन जनरल मालिक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर केस फाइल नहीं कर सकता, पार्टनर फर्म पर नहीं कर सकता है, बट सम सर्कमस्टांसेस में, सम सिचुएशंस में वो किया जा सकता है। एक आप केस फाइल कर सकते हो फर्म के डिसॉल्व करने के लिए, दूसरा कर सकते हो डिसॉल्यूशन के टाइम आपको शेयर में, प्रॉफिट में शेयर नहीं मिल रहा या प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिल रहा, आप इनके लिए लीगल एक्शन ले सकते हो। वहां पर रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। बोलो साहब चलेगा पक्का? पहला क्या था साहब? डायरेक्ट क्वेश्चन मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि इसका मतलब यह है कि आप याद करो। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो पहला क्या है साहब? नो सूट इन सिविल कोड बाय फर्म और अदर को पार्टनर अगेंस्ट थर्ड पार्टी। सेकंड क्या लिखा? नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ क्लेम।
थर्ड क्या लिखा, एग्री पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर और फर्म। लेकिन चौथा क्या लिखा साहब, फोर्थ में उन्होंने बोला कि इफ योर फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड थर्ड पार्टी कैन स्यू, थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है। अगर आपको सुनकर ही ऐसा लगे ये तो गलत है बेटा, अगर ऐसा ना होता तो दुनिया में कोई फर्म को रजिस्टर्ड कराता ही नहीं और मैं यहां पढ़ा ना रहा होता। मैं सुबह से निकलता भगवान का नाम लेके, हे भगवान आज शक्ति दो, आज मैं बड़ा फ्रॉड करने जा रहा हूं। मैं फ्रॉड करता थर्ड पार्टी के सामने खड़े होके, थर्ड पार्टी बोलती सी यू इन दी कोर्ट, मैं जेठालाल की तरह बोलता, मैंने कहा ले लो हम तो अनरजिस्टर्ड हैं। गेटिंग दी कॉन्सेप्ट साहब, लॉ बेहतरीन बनता है, लॉ कभी भी किसी भी केस में जनरल जो पब्लिक उसका नुकसान नहीं चाहेगा। उनको पता था कि ऐसा करके तुम जनरल पब्लिक का नुकसान बहुत करोगे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं मत कराओ रजिस्ट्रेशन, तुम किसी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर सब कर सकते हैं, तुम किसी को ना बोल पाओगे सी यू इन दी कोर्ट, बट तुम्हें बार बार सुनने को मिलेगा सी यू इन दी कोर्ट। अरे गेटिंग दी कॉन्सेप्ट ना। चौथा यही लिखा है साहब, थर्ड पार्टी कैन सू दी फर्म इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म, एन एक्शन कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट दी फर्म बाय दी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ एक्सेप्शन लिखे हैं मालिक, और हमारे इंस्टीट्यूट को एक्सेप्शन बहुत पसंद है बेटा, क्योंकि उसको पता है कि ऊपर की चार बातें दुनिया जानती है लेकिन नीचे की चार बातें पांच बातें कुछ लोग ही जानते हैं, और जो कुछ लोग जानते हैं वो उनको पूछने में बड़ा मजा आता है। एक्सेप्शन क्या बोल रहे, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म डज नॉट हाउएवर इफेक्ट दी, अगर आपकी रजिस्टर्ड फर्म नहीं है फिर भी आपके ये अधिकार कभी भी इफेक्टेड नहीं होंगे। ये अधिकार तो आपको तब भी मिलेंगे चाहे आप रजिस्टर्ड हो चाहे आप रजिस्टर्ड ना हो, इसलिए इसको बोला गया एक्सेप्शंस। पहला क्या अधिकार है मालिक, द राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू सू दी फर्म और एनी। सर थर्ड पार्टी का अधिकार अभी भी है चाहे आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो या ना, थर्ड पार्टी फर्म पर भी केस कर सकती है और अदर पार्टनर पर भी केस फाइल कर सकती है। दूसरा क्या लिखा है, द राइट ऑफ पार्टनर टू सू फॉर, ऊपर भी पढ़ा था कि साहब आप पार्टनर का राइट नहीं ले पाओगे अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तब भी जनरली तो पार्टनर पर केस फाइल नहीं कर पाएगा, फर्म पर केस फाइल नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व करवानी है तो पार्टनर के पास राइट है कि वो केस फाइल कर सकता है। दूसरा, पहला तो डिसोल्यूशन के लिए कर सकता है, दूसरा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के लिए कर सकता है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, एंड तीसरा रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इन तीन के लिए भले आपकी फर्म रजिस्टर्ड ना हो तब भी मालिक वो केस फाइल कर सकता है, चलेगा जी। हाँ वही सेटलमेंट ऑफ अकाउंट लिखा था बेटा जी। अगला क्या लिखा है, द पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी। मैंने आपको कल या परसों के लेक्चर में भी बोला था, जब भी डिसोल्यूशन होता है गवर्नमेंट एक पर्सन को अपॉइंट कर देती है जिसको बोलते हैं लिक्विडेटर, कंपनी के केस में बोलते हैं, यहाँ असाइनी बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। भाई साहब उसका भी अधिकार रहेगा कि वो आपकी असेट्स को क्या करेगा, बेच देगा, और उससे जो भी मनी रियलाइज होगा उसको बांट देगा वो। सो रिसीवर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड ब्रिंग एन एक्शन। हम रिसीवर को क्या राइट दे रहे हैं साहब कि आपका जो इंसॉल्वेंट पार्टनर उसकी असेट्स को आप ले लो और जो भी उससे मनी या पैसा रिलाइज हो उसको रिलाइज करो, तो उसके पास भी अधिकार रहेगा भले फर्म अनरजिस्टर्ड ही क्यों ना हो। चौथा क्या लिखा है, राइट टू सू और क्लेम अ सेट ऑफ, कौन सा, 100 रुपया से कम वाला, अब भी पढ़ा, 100 रुपए से कम वाले क्लेम को सेट ऑफ वगैरह करना है तो उसके लिए तो आप केस फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आखिरी क्या लिखा है, द राइट टू सूट एंड प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर ऑफ अ फर्म फॉर अकाउंट ऑफ द फर्म टू रियलाइज द प्रॉपर्टी। साहब अकाउंट सेटलमेंट के लिए और प्रॉपर्टी को रियलाइज करने के लिए भले आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड थी, बट जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी बेटा फर्म के अगेंस्ट, पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। तो ये 5 चीजें फिर भी रहेंगी भले फर्म अनरजिस्टर्ड ही क्यों ना हो। थर्ड पार्टी का राइट नहीं जाएगा, राइट ऑफ पार्टनर नहीं जाएगा डिसोल्यूशन कराने के लिए, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के लिए, एंड तीसरा प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म के लिए।
चले, तीसरा क्या है साहब, ऑफिशियल असाइनी का अधिकार नहीं जाएगा, वो इंस्टॉलमेंट पार्टनर की असेट्स को ले लेगा और उनको रियलाइज कर सकता है। चौथा, 100 रुपए से कम का सेट ऑफ क्लेम है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसका भी बेटा, डिसीज पार्टनर का, उसका भी राइट कभी भी नहीं जाएगा अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो। हाँ, उसके लिए कर सकता हूँ, इसलिए सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए अगर बात है तो कर सकता है, चलेगा। आइए साहब, आई होप आपको यहां तक की मेरी बात समझ में आई हो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1। इसको भी यहां आईएमपी इसलिए लिख देना क्योंकि आप, ताकि इसको भूलें ना, पढ़कर जाएं। बहुत बहुत ही बढ़िया। जल्दी से बाँचो एक बार। हाँ, ये है जगह, मैं यहां लिख के बता देता हूं आपको। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं क्या है। ए एंड कंपनी इज अ रजिस्टर्ड एज पार्टनरशिप फर्म, मान लें कि ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। 3 पार्टनर इसमें, ए बी सी। 2017 की बात है, 2018 में वो दिन आया जिसका कभी इंतजार नहीं था, और बेटा ए मर गए हैं, ए अब नहीं रहे, ही इज नो मोर। In 2019, B and C sue X in the name and on behalf of A and company without fresh registration. Now the first question for our consideration is whether the suit is maintainable. अब हुआ क्या, मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस निकाल लूँ। आप समझो साहब, एक फर्म है जिसका नाम है A and company, having 3 partners, A, B and C। भाई साहब इसमें से A नहीं रहे, ये खत्म हो गए, फ्री हो गए। जब ए फ्री हुए तो अब भी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब भी नाम चेंज हो, काम चेंज हो, एड्रेस चेंज हो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो, रजिस्ट्रार को बताना। लेकिन इतने दुख में चले गए ये लोग कि बता नहीं पाए। पार्टनर चला गया ना, तो दुख तो बहुत है, उस दुख के चक्कर में ये रजिस्ट्रार को बताना भूल गए और ये बिजनेस कंटिन्यू करते रहे। बिजनेस कंटिन्यू करते रहे तो साहब 2019 में कुछ तो हुआ, और 2019 में मालिक वो एक्स कोई थर्ड पार्टी है, उस पर उन्होंने केस फाइल किया। तो लॉ आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या ये केस मेंटेनेबल है, मतलब क्या ये केस आगे जा सकता है, क्या यह वैलिड है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंस्टीट्यूट भी यही क्वेश्चन पूछती है कई बार, तो आपको प्रकाश डालना है बेटा कि ये केस करेक्ट है, वैलिड है या नहीं है। वैलिड है तो फर्म मतलब एक्स के ऊपर केस फाइल करेगी और सही भी है, और अगर नहीं है तो नहीं है। हाँ बोलो भैया। हाँ वैलिड है, केस फाइल किया जा सकता है। अच्छा, ये तो पार्टनर की गलती है सा। तो बेटा फिर आपके हिसाब से तो ऐसा होगा कि हमें फर्म को 2 पाँव देने पड़ेंगे और बोलेंगे पार्टनर, फर्म मैं तो नहीं जा रहा हूं, गर्मी बहुत है, तो मैं कराना तुम्हारा रजिस्ट्रेशन, हाँ तो जाओ ले लो, ऑटो कर लो LIG से। ऐसे तो नहीं होगा ना भाई। हाँ चले साहब सुने, केस फाइल करने की 2 कंडीशन होती हैं राजा। अगर जब तक ये 2 कंडीशन फुलफिल ना होंगी आप केस फाइल नहीं कर सकते हो। कंडीशन नंबर 1 ये है कि फर्म शुड बी रजिस्टर्ड, तो अपनी कंडीशन नंबर 1। एंड सेकंड, जो भी पार्टनर्स हैं उनका रजिस्टर ऑफ फर्म में नाम होना चाहिए, तो है, मतलब केस इज मेंटेनेबल। इसको उल्टा कर देते हैं साहब, 3 पार्टनर थे, ए रहा नहीं, बी और सी का मन नहीं लग रहा था, उन्होंने कहा नहीं हमारी जोड़ी 3 की ही रहेगी। तो बेटा ए की जगह उन्होंने एडमिशन ले लिया किसका, और अभी भी वो बताना उन्होंने रजिस्ट्रार को इसकी एंट्री नहीं करवाई। अब बताओ केस मेंटेनेबल है कि नहीं।
तो साहब अगेन दो कंडीशन, फर्म शुड बी, हाँ तो पहले से ही है वो तो, लेकिन पार्टनर्स का नाम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में होना, जो कि नहीं है, डी का नाम ही नहीं लिखा वहां तो इन दैट केस इज नॉट मेंटेनेबल। अब आओ ऊपर वापस, बढ़िया क्वेश्चन बेटा यहां से पूछा जाता है, सो मेक श्योर कि आपको ये बात समझ में आए। ये देखें ये लिखी है दो कंडीशन बेटा जो मैं बता रहा था, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। फर्म क्या होनी चाहिए साहब, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, एंड दूसरा द पर्सन सुइंग हैड बीन सोन एज अ पार्टनर इन द रजिस्टर ऑफ, सर रजिस्टर ऑफ फर्म में अभी हमने ऊपर बोला था ना, फुल एड्रेस देना है, नाम देना, जो भी पार्टनर थे, कब से ज्वाइन किया, सब बताना है, उनका नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में होना। तो पहले केस में ए बी सी तीनों का नाम रजिस्टर में तो है और फर्म रजिस्टर भी है, भले एक ही डेथ होगी उससे कोई दिक्कत, मतलब पहले केस में आप केस फाइल कर सकते हो, मेंटेनेबल है, लेकिन सेकंड केस में जब आप एडमिशन करते हो तो एडमिशन में तो नया पर्सन आया है और उसका नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में है ही नहीं, तब केस फाइल करना पॉसिबल। तो पहले क्या करो, एडमिशन की जानकारी दो, डी का नाम लिखवाओ, उसके बाद केस फाइल कर दो। पढ़ो क्या लिखा है, ये देखो आंसर यहां पर लिखा है। ये डी वाली बात लिखी है बेटा, तो अगर एडमिशन होता तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन पहले लेना पड़ेगा। बोलो साहब कोई दिक्कत परेशानी समस्या डाउट, पक्का, अरे बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। बेटा चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया ना, नहीं अरे वो रजिस्ट्रेशन नहीं मालिक, फर्म का रजिस्ट्रेशन वापस नहीं कराना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन मतलब उस रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना पड़ता है, ऐसा समझे, उसको वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन ही बोलते हैं। बताना तो पड़ेगा ना कि एक रहा नहीं दूसरा आ गया, तो रजिस्ट्रार भी फिर आपके घर बैठने आ जाएंगे। अरे चलेगा क्या, पक्का। तो ये थी साहब अभी तक की कहानी रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन। हमने इस टॉपिक का नाम था रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन। रजिस्ट्रेशन का हमारा काम हो गया है साहब समाप्त। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई डाउट? काय की एक पेनल्टी लगती है 100 रुपया वाली, बाकी कुछ नहीं लगता। रीजन बहुत क्लियर भी है बेटा, इसलिए भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, जो करवा रहा है अच्छी बात है, मतलब वैसा हो गया इसलिए। नहीं एलएलपी के केस में तो अरे बिल्कुल है भाई साहब, हर चीज की पेनल्टी है, हर चीज की पेनल्टी है। चले यहां तक क्या क्लियरिटी दिमाग में, कोई टेंशन? पक्का पक्का। चले साहब, सो अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की तरफ। उसके लिए क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग अपन सेपरेट कर लेते हैं इन अ फ्रेश वीडियो, ठीक है। सो जो अगला वीडियो अपन रिकॉर्ड करेंगे वो कर लेंगे डिसोल्यूशन का, ताकि वीडियोस छोटे बने, आपको देखने में आसानी हो, ठीक है साहब। चलें।